मैं तो सिर्फ एक बूंद हूं, पर हम बूंदे मिले तो बनता है सागर। मैं तो सिर्फ एक सुर हूं, पर हम सुर मिले तो बनती है सरगम। मैं तो सिर्फ एक तारा हूं, पर हम तारों से मिलकर बनता है ब्रह्मांड। चलो अब आगे बढ़े, अब मैं को छोड़कर हम में मिल जाएं, एक नया लक्ष्य बनाएं, सर्वत्र खुशहाली लाएं। वन टीम, वन विजन, वन मिशन, टीम गुजरात। मैं नहीं, हम। चिंतन शिविर 2011। ये 7वीं चिंतन शिविर का अंतिम सत्र है। 3 तारीख से लगातार हम सब बैठ करके खुले मन से चिंतन की प्रक्रिया में सहभागी हुए हैं। हमने स्वयं ने सोचा है, हम सब ने मिलकर ने स्वयं ही दिशा तय करने में शरीक हुए हैं। हम ही सब मिलकर के लक्ष्य तय कर रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, संसाधनों पर सोच रहे हैं। और जब हम सब मिलकर के तय करते हैं तो खुद आत्मा ही हमें पूछेगी कि जो निर्णय हमने किए थे उस निर्णय को हमने पूर्ण किया या नहीं किया। न किसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, न किसी के सुझाव की आवश्यकता रहेगी। जब व्यक्ति खुद सोच करके कोई निर्णय करता है, जब निर्णय का वो हिस्सा होता है तो निर्णय खुद का बन जाता है। और जो चीज खुद की बन जाती है उसके प्रति लगाव भी अपने आप आ जाता है। और जब लगाव होता है तो त्याग, तपश्चर्या और परिश्रम में कोई कमी नहीं रहती है। और इसलिए चिंतन शिविर की सफलता का मूल कारण यही है कि हम समूह के रूप में चिंतन करते हैं। हमारे अपने विचारों को व्यक्त करते हुए भी और अधिक व्यवहारू कोई विचार मिले तो उसके साथ अपने विचारों को समाहित करने का प्रयास करते हैं। अपने भीतर के अहम को छोड़ करके एक समूह का विचार है उसको स्वीकार करते हैं और तभी तो चिंतन प्रक्रिया सफल होती है। कम अधिक मात्रा में लगातार 7 वर्ष से ये जो यज्ञ चल रहा है, धीरे धीरे हमने इस स्थिति को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। हम माहिर होते जा रहे हैं। जो कुछ चर्चाएं हुई, पहले प्रारंभ में कुछ बातें उसी के लिए मैं कहना चाहता हूं और बाद में मेरे मन में कुछ विचार अगर उठते हैं तो उसको मैं व्यक्त करूंगा। ये चिंतन शिविर का हमारा जो रूप है उसमें कुछ नए आयाम जोड़ने का मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो 6 ग्रुप बने थे उनको समय भी कम पड़ गया और इस बार इन्वॉल्वमेंट भी काफी था। जो जानकारी मुझे मिली, इन्वॉल्वमेंट काफी था। हर एक को लगता है कि कुछ करना है और हो सकता है यहां कहेंगे तो करने के लिए एक दरवाजा खुल जाएगा। क्या हम भविष्य में ऐसा सोच सकते हैं कि चिंतन शिविर के 3-4 महीने पहले ही इस प्रकार के इश्यूज आइडेंटिफाई करें और उस इश्यूज पर पहले तालुका स्तर पर वर्कशॉप हो पूरे दिन का, वहां एक पेपर तैयार हो, फिर उसी पेपर रीडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, उस पर डिबेट हो, उसमें से एक पेपर तैयार हो और फिर राज्य के अंदर
बाहर के एक्सपर्ट को जोड़ करके उस विषय का 1 दिवसीय वर्कशॉप हो सकता है। अगर मानो 6 विषय तय किए तो 6 वर्कशॉप करेंगे और एक नीचे से ऊपर तक विचार भी हो, प्रक्रिया भी हो, परेशानियां का भी अंदाज हो और फिर उस पेपर को लेकर के, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के हम चिंतन शिविर में बैठे और फिर कम से कम समय में अधिकतम उत्पादन दे सके, ऐसा शायद परिणाम हम ला सकते हैं। और इसलिए जो ये ग्रुप डिस्कशन का हमारा जो फोरम है उसका रूप बदलना चाहिए, ऐसा एक मेरा सुझाव है। इस पर सोचा जाए तो शायद फायदा होगा। दूसरा, मैंने देखा कि यहां पर जूनियर अफसरों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो इनिशिएटिव लिए हैं उसका प्रेजेंटेशन किया और मैं विशेष रूप से इस बात का आनंद व्यक्त करता हूं कि ज्यादातर आईटी ड्रिवन इनिशिएटिव थे। मैं उसको एक अच्छी निशानी मानता हूं। टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में कैसे लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य व्यक्ति की सुख सुविधा की ओर सरल रास्ते कैसे बनाना, बहुत से अधिक मात्रा में अपने जूनियर अधिकारियों ने ये शक्ति का दर्शन किया है। मैं समझता हूं एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक अच्छी आने वाले दिनों में राज्य के लिए एक अच्छी शुरुआत है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और ये देख करके मेरे मन में विचार आया, हो सकता है वो ज्यादा उपकारक भी हो। प्रति मास 4th गुरुवार को स्वागत कार्यक्रम होता है। क्या हम इस स्वागत कार्यक्रम को 1 घंटे के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? क्योंकि आप जब स्वागत कार्यक्रम करते हैं तो वीडियो पर करीब करीब 3000 से अधिक तालुका, जिला और राज्य के अधिकारी मौजूद होते हैं। क्या हर गुरुवार, हर चौथे गुरुवार को 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो इस प्रकार का इनिशिएटिव यहां प्रेजेंटेशन हुआ वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन हो, ताकि 3000 लोग देखें कि भाई अमरेली में जिले में फलाने ने ये इनिशिएटिव लिया है, नर्मदा जिले में फलाने ने ये इनिशिएटिव लिया है। और हो सकता है कि उसमें से और एक वेबसाइट भी बना करके दें, हर एक को उस पर कम्युनिकेशन करने के लिए सुविधा मिले कि आपने विचार किया, कैसा किया, क्या कठिनाई है, रिसोर्सेज कहां से लाए। ये हम 12 महीने में अगर 2 या 3 जिले करें तो एक सर्कल पूरा हम कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके कारण कई जूनियर तहसील के अधिकारियों को भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कि एक प्रकार से ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम का एक हिस्सा बनाया है, इसको इनोवेटिव इनिशिएटिव के लिए भी एक उसका पार्ट बनाया जा सकता है क्या। और इसलिए आने वाले दिनों में हम जब स्वागत कार्यक्रम करें तब सब ऑफर करें कि मेरे पास एक नई स्कीम है और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अच्छा प्रेजेंटेशन हो, उस प्रकार टेक्निकली साउंड प्रेजेंटेशन तैयार करें, काफी प्रेरक और प्रभावी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक कार्यक्रम चलाएं। और दूसरा, जब भी हम चिंतन शिविर करें तब एक डिजिटल मैगजीन प्रकट करें, सीडी प्रकट करें, जिसमें इन डिस्ट्रिक्ट लेवल में या विभाग के स्तर पर कोई नया इनिशिएटिव लिया हो तो 7 या 10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया हुआ, आईटी के माध्यम से तैयार किया हुआ, और ऐसा संकलित एक ग्रुप और उसका एक डिजिटल वॉल्यूम तैयार किया जाए, जो डिजिटल वॉल्यूम यहां आए हुए सबको बाद में दिया जाए और आगे चल करके वो डिजिटल वॉल्यूम राज्य के 3 या 4-5 हजार जो मेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग हैं, जो सचमुच में फील्ड में चीजों को करते हैं, उनको दिया जाए। और हो सके तो उसमें गुजराती भाषा का प्रयोग हो, ताकि नीचे तक उस बात को परकोलेट करने में हमें सुविधा हो। तो अगली चिंतन शिविर में इस प्रकार का एक डिजिटल मैगजीन साल में एक बार ही क्यों न हो, लेकिन वो इनोवेशन और इनिशिएटिव के प्रति हो, आइडियाज नहीं, एक्चुअली जो फील्ड पर किया है वो हो।
और उसके परिणाम नतीजों का सर्टिफाइड व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका पूरा मॉनिटर किया हुआ हो। अगर ये हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि काफी मात्रा में हम इसका लाभ ले सकते हैं। पिछले चिंतन शिविर में मैंने तालुका सरकार का एक समापन के समय उल्लेख किया था, और कोई बात नहीं आती है तो कंफ्यूजन भी बहुत आते हैं, इसको धक्के लगेगा उसको धक्का लगेगा विचार आते हैं। लेकिन गुजरात जैसे राज्य को एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। ये व्यवस्थाएं तो आवश्यक है, करनी भी पड़ती हैं, बिना व्यवस्थाओं को काम होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं कि पिछले 4-6 महीने से इस पर कुछ न कुछ काम हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एक स्पिरिट पैदा करने की है। नगर पालिका में वो स्पिरिट पैदा होता है कि नगर के अंदर सारे राज्य की सब नगर पालिकाओं में उत्तम से उत्तम नगर पालिका मेरी होगी। जन सुविधाओं में मैं हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करूं, ऐसी व्यवस्था करूंगा। उसी प्रकार से तहसील में ये स्पिरिट पैदा हो सकता है कि मेरा तहसील है। कल तक डेडियापाड़ा को लोगों ने कहा होगा कि बैकवर्ड तहसील है, मैं चीजों को बदलूंगा। अब डेडियापाड़ा बैकवर्ड तहसील में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मूड बनाया जा सकता है क्या? और अगर एक बार मुख्य टीम जो है उसका मूड बन गया तो अपने आप जनता जनार्दन के अंदर वो परकोलेट हो सकता है। आखिरकार आज गुजरात की चर्चा हो रही है, हुआ क्या है? कोई आसमान से तारे तो नीचे नहीं लाए हम लोग, लेकिन एक टीम ने मूड बना लिया कि हमारा गुजरात ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा गुजरात ऐसा होगा, और उस टीम ने बना दिया। समय समय पर नए विचार आए होंगे, समय समय पर नए कार्यक्रम आए होंगे, समय समय पर नई योजनाएं आई होगी, लेकिन इन सबका परिणाम यह आया कि पूरे गुजरात के अंदर एक मूड बन गया कि अब हम पीछे नहीं रह सकते, हमें आगे ही आगे जाना है। अगर हम तालुका के अंदर ये स्पिरिट पैदा करते हैं तो रिसोर्सेज अपने आप आएंगे। कभी कभी हमको लगता है छोड़ो यार, कहां किसी को परवाह है, ये लोग ही ऐसे हैं, उनको मुफ्त का ही चाहिए, वो तो आदत ही हो गई, शिकायत ही करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं। इस देश का प्रत्येक नागरिक सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, वो भिखमंगा नहीं है, वो शिकायतखोर नहीं है। हम उसकी शक्तियों पर भरोसा करें, हम एक विश्वास रखें। और कभी हम सोचा है अगर कोई मुंबई के अंदर डिब्बे वाले जो लोग हैं, टिफिन पहुंचाने वाले लोग, कौन लोग हैं? कोई आईआईएम के ग्रेजुएट है क्या? कोई सीईओ है क्या? सामान्य मजदूर लोग हैं, सामान्य मजदूर लोग, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले 1890 में क्या परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट, क्या परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। एक टिफिन का डिब्बा एक घर से निकलता है, 10 हाथों में जाते जाते आखिरी जिस व्यक्ति को पहुंचाना है समय पर पहुंचता है। देने वाला भी समय का पाबंद है, ले जाने वाला भी समय पाबंद है। और कितनी चेन, और ये रोज का काम, एक बार भी डिफेक्ट नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज जीवन के अंदर शक्ति पड़ी है, थोड़ा सा उसको जोड़ने की आवश्यकता होती है। और अगर इतना हम कर लें तो मैं मानता हूं कि तालुका के इस विकास की स्पर्धा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में हम देखते हैं, स्कूलों में एक भाव होता है कंपटीशन का, एक ओनरशिप का भाव होता है। मेरी स्कूल, हमारी स्कूल, हम इस जैसे आपके अंदर होता है, हम 86 बैच के, हम 89 बैच के, एक अपनापन रहता है। उसी प्रकार से स्कूलों में रहता है। हमारी स्कूल 10वीं कक्षा में नंबर ले आई, हमारी स्कूल खेल के अंदर नंबर ले आई। ये जो भाव स्कूल के अंदर होता है वही तो इंस्पिरेशन होता है। क्या ये स्पिरिट तहसील में हम ला सकते हैं? और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाहर से इंजेक्ट करनी पड़ेगी, इनबिल्ट होती है। उस इनबिल्ट व्यवस्था को उभारने का कोई प्रयास अगर हम करें तो मैं समझता हूं हम परिणाम ला सकते हैं।
इस बार जब मैं इनफॉर्मली चाय पान के लिए सबके साथ बैठता था तो एक छोटा विषय बातों बातों में मैं रखता था। मैंने कहा कि हम एक कृषि महोत्सव एक टेलर मेड सॉल्यूशन टाइप का बना दिया है। अब 5 साल हो गए, उसके लाभ हो रहे हैं, सब कन्विंस हो गए हैं। पूरा देश कृषि महोत्सव का एनालिसिस कर रहा है, लेकिन क्या हम वहीं पर रुके रहेंगे? क्या नहीं रुक सकते। उससे लाभ मिला, इससे संतुष्ट होना हमारा मतलब नहीं हो सकता है। क्या हम अब कृषि महोत्सव फार्मर सेंट्रिक बना सकते हैं? क्या अब हम कृषि महोत्सव को तालुका के आधार पर बना सकते हैं? और मैंने सुझाव दिया है कि सभी जिला की मुख्य टीम बैठ करके मार्च महीने तक हर तालुका अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे कि हमारा इस बार कृषि महोत्सव कैसा होगा। गांधीनगर से सिर्फ डेट मिले, गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिले, बाकी सब उस तहसील को किसानों की क्या समस्या है, क्या कृषि महोत्सव में उस तहसील के किसानों को आंसर मिलेगा? कौन सी संभावना है विकास की उस तहसील में, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी? किस प्रकार के नए टेक्निकल नो हाउ यहां सुटेबल है, वो मिलेगा। उसी तहसील के प्रोग्रेसिव फार्मर की सीडी बना करके उसी तहसील में दिखा सकते हैं। अगर हमें तालुका सरकार बनानी है तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर के हम काम शुरू कर सकते हैं। और इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि मार्च अंत तक सभी तहसील अपना 3 कार्यक्रमों का पूरा प्लानिंग करे, टास्क फोर्स बनाया जाए और उन्हें कहा जाए बैठिए, और डिस्ट्रिक्ट का एक सीनियर अफसर कैटलिक एजेंट के रूप में उनको गाइड करता रहे। एक कृषि महोत्सव, दूसरा कन्या केळवणी और तीसरा गरीब कल्याण मेला। ये तीनों चीजों को तालुका सेंटर कैसे बना, मार्च तक पूरा प्लानिंग पूरा हो जाए। अगर हम तालुका सरकार कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं तो हम सोचने का प्रारंभ करें। और मुझे विश्वास है कि तालुका की टीम को अपने रिसोर्सेज का पता है, अपनी क्षमता का पता है। और मैं तो व्हीकल भी जो राज्य से भेजते हैं उसके मत का भी नहीं हूं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक योजना बन जाए और वहीं पर लोकली अपनी व्यवस्था करें और खड़ा करें। कभी कभी हमसे भी ज्यादा अच्छा इनोवेटिव वो कर देंगे। और इसलिए उस दिशा में अगर प्रयास हो, अच्छा हो। और इन 3 चीजों को मार्च अंत तक हम पूरा करने का प्रयास करें। मैं इस बार 2 चीजों से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इनफॉर्मली जिनसे भी मिलता था, जिसको भी मेरे साथ बात करने का मौका मिला, हर किसी ने माल न्यूट्रिशन के संबंध में कुछ करना चाहिए भाव व्यक्त किया है। हर कोई अपनी चिंता जताता था। यानी एक इस टीम के मन मंदिर में गरीब से गरीब पीड़ित व्यक्ति ने जगह पा ली है। मेरे लिए चिंतन शिविर की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सफलता इस 3 दिन के वायुमंडल में अनुभव करता हूं कि इसी टीम के माध्यम से आने वाले दिनों में ये न्यूट्रिशन समस्या से गुजरात मुक्त हो जाएगा। ये सपना मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि हर एक के मन में पीड़ा के रूप में मैंने उसे देखा है। और आखिरकार वेदना ही है जो कभी कभी गति के लिए सहारा बन जाती है। दर्द ही होता है जो दुखों को दूर करने का सामर्थ्य बन जाता है। और ये पीड़ा है जिसकी अनुभूति यहां हुई है, वो अवश्य परिणाम देगी, ऐसा मुझे लगता है। मिशन मंगलम की चर्चा हर एक को लगता है कि कुछ नई चीज आई है। और मैं मानता हूं मित्रों, नरेगा का सॉल्यूशन या नरेगा का उत्तम परिणामकारी कोई नया मॉडल ये मिशन मंगलम से शायद हम दे पाएंगे। अगर हम नए क्षेत्रों को नहीं छूते हैं और सिर्फ चीजों को ट्रांसफर करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो मिशन मंगलम परिणामकारी नहीं होगा। और ये नई चीजें क्या हो सकती है? अगर हम तय करें कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है,
तो सब नई चीजें अपने आप उभरने लग जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है। जैसे हम मिशन मंगलम की सखी मंडल की बहनें हैं, उनको ट्रेन करें कि कहीं समूह भोजन होता है तो परोसने का कॉन्ट्रैक्ट इन मिशन मंगलम की बहनों को मिले। अभी तो लोग खाना खाते हैं, 2 चपाती खानी है, लेकिन बाद में देर हो जाएगी तो 3 उठा लेता है और खा पाता है और 2 एक फेंक देता है, वेस्टेज करता है। लेकिन अगर हमारी मिशन मंगलम की बहनें, उनकी ट्रेनिंग हो गई, बढ़िया सा कपड़े पहनते हो और सिर्फ साल भर परोसने का ही कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हो, उनकी इनकम हो जाएगी। जो पैसे उनको मिले हैं सीड मनी, उससे वो अच्छे कपड़े वपड़े बना सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हो सकती है। लोग उनको गांव के अंदर छोटा सा भी फंक्शन होगा, अरे भाई परोसना है, उनको बुला लो, 20% वेस्टेज बच जाता है, उतने में से उनका खर्चा निकल जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुआ उनको, और मालन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सोल्व होगा, क्योंकि जो परोसने जाएगा उसको जाते समय टिफिन पर खाना भी मिल जाता है। चीज छोटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए मिशन मंगलम के अंदर सेवा क्षेत्र को हम बल कैसे दें। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अब जिस प्रकार से गुजरात में उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं, तो उसके साथ धोबी की जरूरत पड़ेगी, प्रेस करने वाले की जरूरत पड़ेगी, फल बेचने वाले की जरूरत पड़ेगी, सब्जी बेचने वाले की जरूरत पड़ेगी। ये विकास के साथ और भी तो फॉलोअप चीजें होने वाली हैं, उसमें हम क्वालिटेटिव चेंज लाएं। ऐसे सेवा क्षेत्र को हम बल कैसे दे सकते हैं। अब जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो पार्किंग की समस्या हो रही है, क्या सखी मंडल की बहनें पार्किंग की व्यवस्था नहीं दे सकती। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए जो नई चीजें हम जोड़ना चाहते हैं, उसके अंदर इन सखी मंडल के सेवा क्षेत्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम यही करते रहेंगे, वो पहले खाखरा 10 लोग बनाते थे, 12 लोग खाखरा बनाएंगे, इससे काम होने वाला नहीं है। हमने सोचना चाहिए कि हमारे राज्य के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए सखी मंडल कैसे काम कर सकता है। जैसे किसी नगर पालिका के अंदर किसी सखी मंडल को काम दिया कि सारे मंदिरों की सफाई के अंदर आप जुड़ जाइए, और मंदिरों के अंदर फूल वूल जो है इकट्ठा करेंगे, हम आपको एक जगह देते हैं बगीचे के कॉर्नर में, वहां पर आप एक फर्टिलाइजर बनाने के लिए एक बेड बना दीजिए, हम आप सुविधा देंगे, वो सारा वेस्ट वहां इकट्ठा कर करके वो फर्टिलाइजर पैदा कर बेच देंगे। ऐसे अगर इनोवेटिव सेवा क्षेत्र को हम प्राधान्य दें, मुझे विश्वास है कि हम इन चीजों को कर सकते हैं। एक और क्षेत्र मुझे लगता है, पुराने जमाने में सरकार के भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और कल्चरल डिपार्टमेंट के माध्यम से लोक शिक्षा के लिए नाट्य पर्व हुआ करते थे, और एक परंपरागत जो नाट्य करने वाली टोलियां थी, उसी को ये काम मिलता था, और उसका भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बन गया था, ऊपर से नीचे तक उसकी एक चैनल चलती थी, वो हो या ना हो उनके चेक चला जाता था। क्या हम माल न्यूट्रिशन के संबंध में अवेयरनेस कैंपेन के भाग में सखी मंडलों को इस प्रकार के नाट्य प्रयोगों के लिए ट्रेन कर सकते हैं, और यही सखी मंडल की बहनें अपने आप, वो खुद के अंदर भी बदलाव आएगा, क्योंकि वो माँ है, बहन है, महिला है, उसको भी समझेगा न्यूट्रिशन का महत्व क्या है, और वो हर जगह पे जाकर छोटे छोटे ड्रामा दिखाएं, छोटे छोटे प्रयोग करें, बड़े बड़े साहित्यकारों से कहे भाई लिख करके दो, हमें अच्छा लिखने वाले कविताएं बना करके दो, लेकिन करेगा कौन? सखी मंडल की बहनें करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज लाना है, मिशन मंगलम की पूर्ति करना है, हमने क्या इस प्रकार की नीति गीतियों को बना करके हम चीजों को जोड़ सकते हैं क्या? मैं समझता हूं अगर ये हम करेंगे तो हमें लाभ होगा। हमारी सागर खेड़ू योजना चलती है, वनबंधु कल्याण योजना चलती है। गुजरात एक सरहदी राज्य है, 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है। अगर हम, जैसे अभी मुझे पिछले कुछ सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, उमरगांव से अंबाजी तक ट्राइबल यूथ को आर्मी में रिक्रूट होने से पहले ट्रेनिंग का काम हो रहा है। आर्मी के मित्रों ने भी मदद की है, डिपार्टमेंट ने भी मदद की है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि कभी गुजरात से आर्मी में मुश्किल से 5 या 7% लोग जाते थे, आज 32-35% लोग जाने लगे। यूथ एम्पावर करना है, यूथ को रोजगार देना, उसके बाद साथ साथ गुजरात जैसे सरहदी राज्य को एक नई डिसिप्लिन में लाना है, तो इस क्षेत्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं कि हमारे पूरे कोस्टल एरिया में जो नौजवान है, नेवी में रिक्रूटमेंट के लिए उनकी अगर ट्रेनिंग हो, प्रयास करके ट्रेनिंग हो, और नेवी रिक्रूटमेंट के अंदर वो सबसे अधिक मात्रा में जाएं, 2 फायदे हैं। वो अपने आप नेवी में जाएगा, 12 साल 15 साल नौकरी करके वापस आएगा,
तो हमारा जिस प्रकार का पोर्ट की दुनिया विकसित हो रही है, जो 15 साल के बाद कितना मैन पावर लगने वाला है हमारे सिर्फ पोर्ट सेक्टर में, इस मैन पावर अपने आप जो लोग इस प्रकार से नेवी से आए होंगे वो अपने आप उनको मिल जाएगा। पूरा हमारा कोस्टल बेल्ट का इकोनॉमी, यानी ग्रासरूट लेवल के सामान्य मानवी की इकोनॉमी में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, हम कर सकते हैं। खास करके इन 2 पट्टों में, उमरगांव से अंबाजी तक ट्राइबल बेल्ट में और इधर को कोस्टल लाइन में, हम इस कामों को इनिशिएटिव ले सकते हैं क्या? मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार का हम इनिशिएटिव लें तो हम एक गुजरात में हर गांव से 4-5 बच्चे अगर नेवी में है, उस गांव का जीवन बदल जाता है। जब वो बच्चे घर लौटते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं तो बाकी नौजवानों में भी एक अलग भाव बन जाता है। एक नेशनल इंटीग्रेशन का, नेशनल सिक्योरिटी का एक विचार बनता है। इसको हम कैसे करें, मैं सोचता हूं करना सही है। हमने शहरी गरीब समृद्धि योजना के विषय में विचार रखे और कई बार मैंने कहा क्या हमारी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, महानगरों में है, नगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेडक्वार्टर को सोच लीजिए, उससे नीचे शायद जरूरत न भी पड़े, कम से कम वहां पर इवनिंग में हम कंस्ट्रक्शन स्कूल चालू कर सकते हैं। शाम को इवनिंग में 2 घंटे का कोर्स। आज गुजरात जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मैन पावर की जरूरत होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और अगर हम ट्रेन मैन पावर नहीं देंगे तो कम पैसों में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, उनको काम भी बिगड़ेगा और यहां बेरोजगारी भी बढ़ेगी। उसका सॉल्यूशन ये है, क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं क्या कि हम हर महानगर के अंदर, नगर के अंदर जितनी भी हमारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, इवनिंग के अंदर 5 बजे के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा रहता है और 5 बजे से रात को 10 बजे तक इन मजदूरों के बच्चों को हम पढ़ाएं और उनको हम रोजी रोटी देने का प्रबंध करें। मुझे लगता है कि हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो गुजरात में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से विकास का मॉडल खड़ा हो रहा है उसमें ये चीजें अनिवार्य रूप से आने वाली है और उसमें हमें ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और मैं समझता हूं स्किल डेवलपमेंट में ऐसी चीजों को हम करें तो अच्छा होगा। अभी भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी को मतदाता जागृति दिवस के रूप में घोषित किया है और हमारे बड़ौदा के कलेक्टर नेहरा को इस बार राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला। मतदाता जागृति का उत्तम कार्य करने के लिए बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट को वो अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेहरा को अभिनंदन। क्या हम इसको हमारे राज्य के अंदर एक अपने कार्य का हिस्सा बना सकते हैं? कुछ पैरामीटर तय करें और हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें। जो तहसील तालुका को यूनिट माने, इस मतदाता जागृति के इन पैरामीटर में उत्तम काम करे, उसको हम इनाम दें। करने वाले मुख्य व्यक्ति का भी सम्मान करें, उस इकाई को भी करें। मैं समझता हूं कि एक योजना अभी से बना देनी चाहिए और आने वाले कुछ दिनों में उसकी घोषणा कर देनी चाहिए और फिर हम जनवरी के अंदर, जब 25 जनवरी को पूरे देश में मतदाता जागृति पर्व हो, तब गुजरात के भी अंदर हर जिले में उत्तम जो तहसील हो उसको इनाम हो और पूरे राज्य में जो उत्तम तहसील हो उसको इनाम हो। उसका पैरामीटर तय किए जाए, किसी की कमेटी बना करके इस मतदाता जागृति अभियान, मतदाता सूची अच्छी बनाना, पोलिंग बूथ का साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन करना, जो भी चीजें होती है, साल भर इस काम को कैसे परफेक्टली किया जाए, अगर हम करेंगे, मैं समझता हूं लोकतंत्र की ताकत बढ़ेगी। और हमने गुजरात जैसे राज्य ने इस काम को ध्यान से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक हम लोग कर्मयोगी एक 72 आवर का मॉड्यूल बनाया था। मुझे लगता है कि फिर से एक बार उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तहसील तक उस चीज को परकोलेट करने की आवश्यकता है और अगर उसको हम परकोलेट कर पाएंगे शायद हम अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। मित्रों, ये चिंतन शिविर का जो घोष वाक्य है, मैं नहीं हम, क्या हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको रख सकते हैं? और आज भी अपने मोबाइल से अगर फोटो ले लेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी इसको हम रख सकते हैं। तो अगली चिंतन शिविर तक हमें याद रहे, मैं नहीं हम। मतलब इसकी बहुत बड़ी ताकत होती है और हमने देखा है कितना ही कठिन से कठिन काम क्यों न हो, कितना ही बड़ा दुख क्यों न हो, कितना ही बड़ा आनंद की घटना क्यों न हो, जब तक अपनों के बीच उसको शेयर नहीं करते, दुख कम नहीं होता, आनंद बढ़ता नहीं है, समस्या का समाधान होता नहीं है।
ये मनुष्य की मूलभूत प्रकृति प्रवृत्ति ईश्वर ने दी है। और इसलिए समस्याओं का समाधान करना है, रास्ता दूर तक काटना है, तो टीम अनिवार्य है। और टीम बनाने की पहली शर्त यह होती है, अपने आप को जितना दूर कर सके करना पड़ता है। मैं एक ऐसी चीज है जो टीम बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होती है। अब हम कोई बड़े आध्यात्मिक लोग नहीं हैं कि हम अपने मैं को पूरी तरह नष्ट कर दें। ये न मैं कह सकता हूं क्योंकि न मेरा अधिकार है, क्योंकि कुछ मात्रा में मेरे भीतर भी वो होगा ही होगा। लेकिन कम से कम लोक संग्राहक के रूप में औरों को जोड़ने के लिए कभी ऐसा ना हो कि मेरी उपस्थिति किसी को डिप्रेशन का कारण बने, किसी को डिमोरलाइज करने का कारण बने। मेरा व्यक्तित्व कितना ही तेज तर्रार क्यों ना हो, लेकिन मेरी उपस्थिति उसको प्रेरणा कैसे दे, मेरी हाजिरी से उत्साह कैसे बढ़े। ऐसा ना हो कि मेरी हाजिरी उसको रहे यार ये पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा, कोई आवश्यक नहीं। और इसलिए मैं को जितना हम विलीन कर सकें उतनी ही हम की गारंटी बन जाती है। और एक बार हम बन गए तो समस्याएं कम हो जाती हैं। इतने कंधे मिल जाते हैं समस्या को उठाने के लिए कि अपने आप रास्ता खुल जाता है। कभी किसी बूंद को विचार आ जाए कि मैं एक बूंद हूं, मैं सब कुछ हूं। कितना मेरा सौभाग्य है कि विष्णु के चरणों में जो कमल चढ़ता है उस कमल की पंखुड़ी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता है। मैं एक बूंद हूं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि किसी रूप सुंदरी के गाल पर मैं पड़ा हूं तो मैं शोभा में अभिवृद्धि कर देता हूं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि किसी के आंख के पंपण पे मेरी जगह मिल जाए तो मेरा एक शोभा का हिस्सा बन जाता हूं। इस अभिमान के साथ अगर वो बूंद जीता है और जैसे ही सूरज निकलता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन वही बूंद समुद्र के अंदर मिल जाता है तो वो एक कितनी बड़ी शक्ति का रूप धारण कर देता है, कितना बड़ा विराट रूप धारण कर देता है। और इसलिए बूंद होने का गर्व मुझे चाहिए कि समुद्र बनने का गर्व होना चाहिए। जो मैं को मिटा देता है उसमें समुद्र बनने की संभावना रहती है, जो मैं को नहीं मिटा सकता उसकी समुद्र बनने की कोई संभावना नहीं रहती। और हर बूंद में समुद्र की संभावनाएं निहित पड़ी होती है। आवश्यकता है पहचान। क्या मैं हूं? मेरे भीतर भी वो विराट समुद्र का रूप भरा पड़ा है। अगर मेरे भीतर वो रूप पड़ा है तो मैं समुद्र के अस्तित्व का अंगीकार कर सकता हूं और मैं समुद्र में विलीन हो सकता हूं। 5.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगियों का इतना बड़ा समुद्र, मैं उसका एक हिस्सा क्यों न बनूं, मैं उसका एक साथी क्यों न बनूं। अगर मैं साथी बनता हूं तो मैं स्थितियों को पलट सकता हूं। मित्रों, मैं आज एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं आपसे। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको सरकार नाम की चीज से कोई लेना देना नहीं था। ग्राम सेवक बड़ा होता है कि तलाटी बड़ा होता है इसका भी मुझे ज्ञान नहीं था। मैं कभी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गया था। मैं सार्वजनिक जीवन में था, एक औलिये की तरह भटकता रहता था। लेकिन राजनीति कैसो कहते हैं, सरकार किसी को कहते हैं, गवर्नमेंट नाम का ये चौखट क्या होते कुछ मालूम नहीं था। और अचानक मुझे 2001 में आपके बीच आने का जिम्मा आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं मेरी मनस्थिति क्या होगी उस समय। मैं कई वर्षों से गुजरात के बाहर था, यहाँ की समस्याओं से भी परिचित नहीं था। मैं शासन व्यवस्था में कौन बड़ा होता है, उसके नीचे कौन होता, कुछ नहीं जानता था। और उस समय मेरे मन में विचार आया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। और उस समय पॉलिटिकली देखें तो हमारा पॉपुलैरिटी ग्राफ एकदम नीचे था और चुनाव का वर्ष था। और जब चुनाव का वर्ष होता है तब अफसरों लोगों का भी शासन व्यवस्था से दूरी करने का मन बन जाता है। उनको लगता है यार पता नहीं चुनाव के बाद ये जीतेंगे कि हारेंगे, कौन आएगा कौन नहीं, थोड़ा दूर रहो। ऐसे माहौल में मेरी एंट्री हुई थी। उस समय क्या करना, तब मन ने तय किया था, जो मैं आज आपको बताता हूं। एक मैंने तय किया था कि मैं परिश्रम में कोई कमी नहीं रखूंगा।
इतनी मेहनत करूंगा कि कोई मेरे ज्ञान की चर्चा करेगा ही नहीं, उपदेश कभी दूंगा नहीं। खुद इतना परिश्रम करूंगा तो सबको मेरा पसीने की स्मेल पहुंचेगी। इस आदमी को सरकार नाम का ज्ञान है कि नहीं है, ये मैं पता ही नहीं चलने दूंगा, और मैं उसमें सफल हूं। किसी को मैंने पता नहीं चलने दिया कि मुझे आता है कि नहीं आता है। मैंने परिश्रम को इतना प्रीडोमिनेंट कर दिया था और 18-20 घंटे तक दौड़ता था। और दूसरा काम किया था, सबसे सीखने की कोशिश करूंगा, छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सीखने की कोशिश करूंगा। और आप ही लोगों से सीखते सीखते सरकार नाम की चीज को समझने लग गया। दायित्व क्या होते हैं, व्यवस्थाएं क्या होती हैं, प्रक्रियाएं क्या होती हैं, प्रोसेस कैसे पूरी होती है, सब चीज को समझने की कोशिश की। और धीरे धीरे आप लोगों को मैं अपना लगने लगा। और जिस पल मैं आप लोगों को अपना लगे लगा, मेरा एक परिवार बन गया। और उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कभी कोई रुकावट नहीं आई। इतनी सहज रूप से ये कारवां चलता गया। और आज आप ही के शक्ति के भरोसे, आप ही के सामर्थ्य के भरोसे स्थितियां बदल गई। लोग तो यही थे, जुड़ा तो क्या, भरोसा जुड़ गया। ये भरोसा है मित्रों, मैं से हम बनने के लिए साथियों में भरोसा होना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं इसके भरोसे निर्णय कर रहा हूं, उसको विश्वास होना चाहिए कि इसके भरोसे मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर गलत भी हो जाएगा तो सीना तान के वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। और तब आपका मैं काम में आता है। और तब अगर मैं काम में आता है तो वो हम की शक्ति बन जाता है, वो मैं की एरोगेंसी को समाप्त कर देता है। और इसलिए हम इस हम भाव से अगर हम चलेंगे तो मुझे विश्वास है मित्रों, गुजरात आज नंबर 1 पर है। लेकिन मुझे कभी लगता है नंबर 1 पे होना शायद उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी बाहर का और वातावरण ऐसा होता है कि हम 1 नंबर पे हो जाते हैं। नंबर 1 होना उतना कठिनदायक नहीं है जितना कि 1 नंबर पे टिका रहना, ये सबसे कठिन काम है मित्रों। और आज गुजरात के लिए मुसीबत ये है मित्रों, हम किसी भी चीज में कम परफॉर्म करेंगे तो कोई हमें सुनने को तैयार नहीं होगा। अरे यार, तुम गुजरात ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने ही हमारे स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, हमने ही हमारे पैरामीटर ऊपर कर दिए हैं। और इसलिए देश और दुनिया हमें उससे नीचे देखने को तैयार नहीं है। और इसलिए नंबर 1 पर पहुंचना तो शायद कठिन नहीं लगा होगा, नंबर 1 पर बने रहना सर्वाधिक संकट के काल में हम प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। अगर 2001 का प्रथम दशक, 2011 का प्रथम दशक, 21वीं सदी का ये पहला दशक हमारे लिए प्रथम नंबर पर लाने के लिए जितनी मेहनत हुई, अगर दूसरे दशक में नंबर 1 पर टिके रहना है, इससे मेहनत 10 गुना ज्यादा लगेगी। और इसलिए हमारी सारी कार्य योजनाएं बीते हुए कल के भरोसे नहीं चल सकती। हमारी सारी योजनाएं आने वाले कल के भरोसे करनी पड़ेगी। हम जब 1 नंबर पहुंचे तब शायद कोई कॉम्पिटिटर नहीं होंगे। अब दूसरे दशक में आए हैं, हर क्षेत्र में हमारी कंपटीशन है, हर राज्य हमसे कंपटीशन कर रहा है और पूरे देश में एक जज्बा बना है, विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए माहौल बना है। और जब सारे देश में माहौल बना है तब हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि हम नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त करते रहे। निरंतर हम प्राप्त करते रहे तो मैं समझता हूं कि उसका लाभ होगा। हम गुड गवर्नेंस की चर्चा करते हैं, सही कदम, सही उद्देश्य और निर्धारित परिणाम, इन 3 चीजों को हमने पकड़ लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि हम गुड गवर्नेंस के पैरामीटर में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, कभी कोई सवाल नहीं आएगा। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कानूनों से ही अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं है। अच्छे कानूनों से ज्यादा अच्छे लोगों से अच्छा काम ज्यादा होता है।
और इसलिए हम कानून की परहेजी में सोचते रहेंगे, उसकी मर्यादा में सोचते रहेंगे, तो शायद कानून के शब्दों के इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन परिणाम नहीं दे पाएंगे। हम अच्छेपन से, अच्छे उद्देश्य से, अच्छा करने के इरादे से अगर कुछ करते रहेंगे, तो अब मैं मानता हूं कानून अपने आप में उसकी मर्यादाओं को हमारे साथ जोड़ करके रखेगा, हमें मर्यादाओं के बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन अच्छा अपने आप होता रहेगा। शायद संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन की कथा है, हो सकता है संत के नाम में मेरी गड़बड़ हो जाए। वो पूजा के लिए पानी भर करके ले आते थे और रास्ते में गधा प्यासा नजर आया। कानून तो ये कहता था संत के लिए कि गंगा जी का पानी लेकर के शिव जी तक चढ़ा देना, लेकिन इनका आत्मा ये कहती थी कि मुझे उस प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, उस गधे को पानी पिलाना चाहिए। और वो गधे को पानी पिलाने लगे तो सारे उनके भक्त लोग थे, वो परेशान हो गए, ये कैसा संत है, सारे नियमों को खारिज कर दिया। लेकिन अगर उसने गधे को पानी न पिलाया होता तो शायद उस संत को दुनिया न जानती। वो अगर नियमों में बंधा रहता, जिंदगी पूरी कर लेता, दुनिया को रास्ता दिखा के न जाता, लेकिन उसके एक छोटे से कदम ने दुनिया में आज उदाहरण के लिए कारण बना दिया। हम भी तय करें कि जिनके लिए हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतने सारे संसाधन हमारे हाथ में हैं, हमारे शब्द की इतनी ताकत है, एक कागज पर हम हस्ताक्षर करें, किसी की जिंदगी को ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य हमें दिया है। तब मेरे मन में उसके प्रति भाव क्या है, उसके प्रति मेरे मन में भक्ति है या नहीं है, उसके जीवन का बदलाव मुझे संतोष देता है कि नहीं देता है। जिस पल गुजरात न्यूट्रिशन की दुनिया में आगे बढ़ेगा, कितना संतोष होगा। आज बेटी बचाओ में हमने कुछ परिणाम प्राप्त किया, यहां हर एक को संतोष हो रहा है, आनंद हो रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है कि बेटी बचाओ में हम कुछ कम है, सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? ये सक्सेस का संतोष है। ये संतोष हर एक को मिलना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ये आनंद का माहौल जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसके जीवन में अगर बदलाव आता है तो मैं समझता हूं कि हम इस बात को कर सकते हैं। कभी कभी सामूहिकता की शक्ति का भी हमें एहसास होना चाहिए। अगर आज के युग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दे हम, और सॉफ्टवेयर डालकर के कंप्यूटर में फीड किया जाए कि कौरवों की शक्ति कितनी थी और पांडवों की शक्ति कितनी थी, कौरवों के पास कितने जनरल थे, पांडवों के पास कितने जनरल थे, कौरवों के साथ शासन व्यवस्था की कितनी सुविधा थी, पांडव जो 13-14 साल से भटक रहे थे उनकी क्या सुविधाएं थी, और सारी चीजें फीड करके कंप्यूटर को पूछा जाए कि अगर इनके बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। कंप्यूटर जवाब देगा, कौरव जीत जाएंगे। क्योंकि सब प्रकार का सामर्थ्य होने के बाद भी विजय कौरवों का नहीं हुआ, विजय पांडवों का हुआ। क्यों हुआ? विजय पांडवों का इसलिए हुआ कि एक कमिटमेंट था, स्व के सुख से ज्यादा समष्टि के सुख की कल्पना थी। मैं भाव मिट चुका था, हम भाव जीवित था। कौरवों का हर जनरल अपनी प्रतिष्ठा के लिए मरना चाहता था, विजयी होने के लिए मरना नहीं चाहता था। पांडवों में हर व्यक्ति जीना भी चाहता था, विजयी भी होना चाहता था। ये जो मूल भाव है, इस मूल भाव का जब तक महात्मा नहीं समझते, मैं समझता हूं हम परिस्थिति को पलट नहीं सकते। और इसलिए सिर्फ संसाधन है, सिर्फ योग्यता, इतने ही काम चलता, ऐसा नहीं है। जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उस उद्देश्य के प्रति पवित्र भाव हमें ताकत देता है। और इसलिए उस उद्देश्य के पवित्र भाव से कैसे हम जुड़े, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। कभी कभी हम जब काम करते हैं तो दो प्रकार के लोगों से हमको काम करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं बड़े कानून के दायरे में रह करके लेकिन सही काम करने वाले होते हैं, धीरी और मक्कम गति से काम करते हैं। सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, धीरे झले और लिज्जत दें, ऐसा कुछ आता है ना एडवर्टाइजमेंट। ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तेज भी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं।
हमने तय करना होगा कि हमारे साथियों में ये सामर्थ्य कैसे आए। अच्छा है, धीरे हैं और बड़े नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अगर जनता की भलाई में जब जून महीने में जो चीज चाहिए अक्टूबर तक नहीं मिलेगी, तो उनके सारे कानून, नियम, उनकी पवित्रता, प्रामाणिकता, ऊंचाइयां किसी लाइब्रेरी में किताब की तरह हो जाएंगे। हमें तेज गति से चलने वाले और विश्वस्त लोगों की टोली बनानी पड़ेगी, और ये अगर हम करते हैं तो हम परिणाम ला सकते हैं। मित्रों, कभी कभी कुछ कथाएं ऐसी होती है जो बड़ी प्रचलित होती है। हम कई सालों से कथा सुनते आए हैं खरगोश और कछुए की। खरगोश जीतेगा कि कछुआ जीतेगा तो सदा जवाब मिलेगा, खरगोश ही जीत जाएगा, कछुआ क्या जीत सकता है। लेकिन इतिहास कहता है कि एक बार स्पर्धा हो गई तो खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया, और कछुआ जैसे ही जीत गया ब्रेकिंग न्यूज आ गए, बहुत बड़ी खबर बन गया कि खरगोश हार गया, खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। अब जब ब्रेकिंग न्यूज आया तो उसका ईगो हर्ट हो गया। उसको लगा कि अरे सालों से हमारी परंपरा ये थी, टीवी वाले, मीडिया वाले बस ये मुझे इतना बदनाम कर दिया। तो उसने दोबारा इंतजार किया और उसने अपनी कमियों को ठीक किया, अपनी गलतियों को ठीक किया, और गलतियों को ठीक करके दोबारा जब खरगोश के और कछुए का दौड़ की स्पर्धा हो गई तो खरगोश जीत गया। फिर खबरें आ गई, हाँ खरगोश फिर एक बार अपना लोहा मनवा लिया। जब खरगोश और कछुए की बातें आती रही तो तीसरे लोगों को लगने लगा ये क्या बात है यार, जब भी स्पर्धा की बात होती है या तो खरगोश जीतता है या कछुआ जीतता है, हमारा तो कहीं नामो निशान नहीं होता है। तो उन्होंने पीआर एजेंसी हायर कर ली, और पीआर एजेंसी हायर कर ली, उनको तय किया कि खेल के नियम बदलो, खेल की कोई परंपरा बदलो, वरना हमारा नंबर ही ले ले, कभी खरगोश कभी कछुआ, यही दो लोग माल खाते रहेंगे। और जब खेल महाकुंभ हो रहा था तो उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया, और उन्होंने कहा कि मैंने रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जमीन भी हो और पानी भी हो। अब दोनों हो जिस रूट पे, तो न तो खरगोश जीत सकता है न कछुआ जीत सकता है। लेकिन तब खरगोश और कछुआ ने पढ़ा, जीतेगा गुजरात, खेलेगा गुजरात, जीतेगा गुजरात। जैसे ही खरगोश और कछुआ ने ये पढ़ा, उनको लगा कि अब खेल के नियम बदल गए हैं तो हम अपनी रणनीति भी बदल देंगे। और खरगोश और कछुए ने मीटिंग कर दी, और खरगोश और कछुए ने मीटिंग कर दी कि देखो भाई अपन साथ साथ चलें, जमीन पर मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा लूंगा और पानी में तुम मुझे अपने कंधे पे उठा लेना। और खरगोश और कछुए ने टीम बना दी और विजय प्राप्त कर दिया। मित्रों, उन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहानी कभी कुछ होगी, कहानी बदली जा सकती है दोस्तों। अगर एक बार उनको मंत्र मिल गया, खेलेगा गुजरात, जीतेगा गुजरात, उसने अपना रास्ता बदल दिया, रास्ते के तरीके बदल दिए, विजय प्राप्त कर लिया। हम कभी कभी छोटी छोटी चीजों में जिंदगी बर्बाद करने की आदत रखते हैं। कभी लगता है यार क्या होगा, ठीक है मेरा यही लेवल है, मैं यही करूंगा। और जोनाथन की जो सीगल वाली कथा है बड़ी प्रचलित है। उन लोगों को ये, उन पंखियों की यही आदत थी कि समुद्र के ऊपर जाना और अपनी पंखों का उपयोग क्या करना, एक आध मछली का शिकार कर करके आ जाना और किनारे पर अपना मौज कर लेना। उसको लगता था जिंदगी यही थी। लेकिन एक सीगल को लगता है कि नहीं, मुझे पंखे शिकार करने के लिए नहीं दी गई है, मुझे पंखे ऊंची उड़ान भरने के लिए दी गई है। और उस समय वो जिंदगी के सारे तारों को तोड़ देता है और उस छोटे से उद्देश्य के लिए, जिंदगी खपाने से बाहर निकल करके आसमान की ऊंचाइयों पर पार करने के लिए उड़ जाता है, अपने पंखों की ताकत का उपयोग करता है। भाइयों बहनों, आप लोगों को सिर्फ इस काम के लिए नहीं दिया है, हम लोगों को नहीं दिया है, कुछ और करने के लिए दिया है। ये बुद्धि, ये साधन, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये मनुष्य का रूप किसी और के काम आने के लिए दिया है। अगर ये भाव हमारे भीतर प्रबल रहता है तो हम उन कामों की पूर्ति कर सकते हैं। टीम की ताकत क्या होती है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बड़ा लाभ होता है। हम वो कुंज पक्षी देखे हैं, गुजराती में कुंज पक्षी बोलते हैं, जो वी आकार में आसमान में उड़ते हैं। उनकी विशेषता है और वैज्ञानिक तथ्य है
कि वो इस प्रकार से पंखे हिलाते हैं कि अपने पीछे वाले को कम मेहनत से आगे जाने का अवसर देते हैं। दूसरा उस प्रकार से पंख चलाता है ताकि तीसरा जो है उसको, और उसके कारण वो वी फॉर्मेशन में चलते हैं हमेशा। और जो नंबर 1 होता है, जो बिल्कुल नॉक पे होता है, वो जब थक जाता है तो हट करके एकदम आखिर में जिसको कम से कम परिश्रम पड़ता है वहां जाकर के जगह लेता है और दूसरा लीडरशिप ले लेता है। एक कुंज पक्षी की ताकत का कहते हैं कि उनका इतना रिथमेटिक पंख हिलाने का काम होता है कि अकेला कुंज पक्षी जिस गति से जाता है, वी फॉर्मेशन में जाते हैं, तो 71% उनकी स्पीड और ताकत में बढ़ोतरी हो जाती है। हम चींटी को देखते हैं, एक चींटी की क्या ताकत है, लेकिन सारी चींटियां मिल जाएं तो कितना ही बड़ा कोबरा क्यों ना हो उसको खाक कर ये सामर्थ्य होता है। कभी कभी आयोजन का भी बड़ा महत्व रहता है। आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए देवी की जब ताकत हुआ, समुद्र मंथन हुआ और विष्णु जी ने कितनी बड़ी योजनाएं बना दी, लेकिन जब कठिनाइयां आई और लगा कि अमृत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके पहले विष निकला और लगता था कि विष दैवी शक्ति को समाप्त कर देगा, और तब जाकर के शिव जी मैदान में आ गए। अब शिव जी कह सकते थे कि योजना बनी तब मुझे बुलाया था, चिंतन शिविर आई तब हुई तब मुझे कहा था, आप लोग इतना बड़ी चर्चाएं कर करके नई नई योजनाएं ले आते मुझे सुनाया था, मैं क्यों मरूं? ये शिव जी कह सकते थे। पूरे समुद्र मंथन की योजना में न शिव जी को कभी किसी ने पूछा था, न शिव जी की सलाह ली थी, कुछ नहीं किया था। लेकिन जब संकट आया और गए लोग, शिव जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, ये काम भी मेरा है, क्योंकि दैवी शक्ति की रक्षा करना ये भी मेरा कर्तव्य बन जाता है। और उन्होंने विषपान किया, दैवी शक्ति की रक्षा कर दी, आसुरी शक्ति के हाथ को जाने नहीं दिया, नीलकंठ बन गए। मित्रों, नेतृत्व की यही तो कसौटी होती है। मुझे पूछा गया कि नहीं पूछा गया, मुझे बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, ये निर्णय हुआ तो तब ठीक है, तुम लोगों ने किया है, जाओ मरो। मित्रों, कभी टीम ऐसे काम नहीं करती है। टीम तभी काम करती है जब कभी मुझे उस समय मेरे हो सकता है मैं रह गया, हो सकता है उस समय ये सोचने वाले होंगे उनको लगा होगा कि मेरे बिना चल जाएगा, लेकिन जब आज मुझे जरूरत पड़ी है तो मैं ये अहंकार से नहीं जी सकता हूं कि आप होते कौन हो, जाओ मरो। अगर आप उनको मारते रहोगे तो जीवन में फिर से कभी अच्छा करने का आपको अवसर भी नहीं आएगा। ये तो अवसर आ गया है नीलकंठ बनने का। अगर शिव जी नीलकंठ न बने होते तो शायद शिव जी की ऊंचाई नहीं होती। शिव जी और भूत और उनके बीच में ही जिंदगी गुजारने करने वाले, श्मशान में रहने वाले एक साधु की तरह पहचाने जाते। नीलकंठ बनने के बाद ही तो वो पूजक बन गए थे और लोग उसकी पूजा करने लगे थे। और इसलिए भाइयों, जो इस भाव को अपने आप को जकड़ के रखता है वो स्थितियों को बदल नहीं सकता। और इस स्थितियों को बदलने का प्रयास अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूं मित्रों कि हम काफी कुछ कर सकते हैं। हम लोगों की जिंदगी और घड़ी का संबंध बड़ा निकट है। घड़ी के बिना ना हम चल सकते हैं ना संसार चल सकता है, ये स्थिति बन चुकी है। लेकिन मान लीजिए घड़ी के सारे पुर्जे एक बढ़िया गोल्ड बॉक्स में रख करके उस पर डायमंड जड़ित कर करके आपको सौगात के रूप में दे दिया, तो आपका घड़ी से जिंदगी जुड़ेगी क्या? सारे पुर्जे अंदर पड़े हैं, सब कुछ है, कलेक्टर और डीडीओ भी है उसमें। घड़ी के अंदर 2 सुई होती है ना, एक कलेक्टर और एक डीडीओ, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी न वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, न आपके काम आ सकते हैं। लेकिन उसी पुर्जों को सही ढंग से बिठा करके काम लिया तो वो आपकी जिंदगी को चलाने का कारण बन जाता है। दोस्तों, आपके पास कई लोग होंगे, अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां होगी। हर एक की शक्ति क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसको कहां लगाना, यही तो सबसे बड़ा काम होता है आपका। अगर मैं उस शक्ति को सही जगह पर लगाने में सफल हो गया तो घड़ी घड़ी की तरह काम करना लग जाएगी। अदरवाइज सोने के बक्से में रखी कितने ही डायमंड क्यों ना लगाए हो, प्लेटिनम से जड़ित उसका बनाए क्यों ना हो, मैं परिणाम नहीं दे सकता हूं। और इसलिए मैं अगर उस बात को ध्यान रखता हूं कि मुझे हर शक्ति का उपयोग करना है, मुझे विश्वास है कि हम परिणाम दे सकते हैं। हम हर एक के भीतर एक द्वंद्व चला रहता है, अच्छा और बुराई का। एक बार
एक पोते ने अपने दादा को पूछा कि मन के अंदर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ये करूं या न करूं, ये अच्छा या बुरा, ये द्वंद क्यों चला रहता है। दादाजी को लगा कि बेटा छोटा है लेकिन सवाल बड़ा सटीक है, तो उन्होंने अपनी सरल भाषा में उसको समझाया कि देखिए, हर एक के भीतर दो प्राणी होते हैं, दो शिकारी होते हैं। एक दैवी प्रवृत्ति करने वाला होता है, दूसरा आसुरी प्रवृत्ति करने वाला होता है। एक अच्छा सोचने वाला होता है, दूसरा बुरा सोचने वाला होता है। एक अच्छा करने के सोचना है, दूसरा बुरा करने के लिए लालयित हो जाता है। ये दोनों अपने भीतर होते हैं और इनके दोनों बीच में लगातार लड़ाई होती रहती है। जब ये वर्णन किया तो पोते ने दादा को पूछा कि लड़ाई होती है तो आखिर कौन जीतता है। तो दादा ने जो जवाब दिया वो जवाब हमारे लिए काम का है। दादा ने कहा, जो जिसको खिलाता है, पोषण देता है, वो जीतता है। अगर मेरे भीतर सात्विक शक्ति को मैं पोषण देता हूं तो सात्विक जीतती है, और मेरे भीतर की आसुरिक शक्ति को मैं पोषण देता हूं तो आसुरी शक्ति जीतती है। ये तुम पर है कि तुम किस शक्ति को खिलाते हो, पिलाते हो, संभालते हो, संवारते हो। वो शक्ति भीतर से उभर करके आती है और तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तय करती है। और इसलिए हमारे भीतर का जो द्वंद्व चलता है, उस हमारे भीतर को द्वंद्व, उसको अगर हम अच्छाइयों को पोषण कैसे दें, अच्छाइयों को उभर करने का अवसर कैसे दें, तो अपने आप बुराइयां कम होती जाएगी और उसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं रहेगी। और उस पर हमने बल दिया तो मुझे विश्वास है में परिणाम मिल सकता है। हम बहुत बार जानते हैं, अब श्री कृष्ण भगवान कितना बड़ा सामर्थ्य था उसमें। जब बाल्य अवस्था में थे तो उन्होंने विराट के दर्शन कराए थे मां यशोदा को। मिट्टी खाई और जब मुंह खोलने को कहा तो उन्होंने पूरे संसार का दृश्य, पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में मां को दिखा दिया था। जिस कृष्ण में इतनी बड़ी ताकत थी, और जब बारिश हुई तो कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले काम कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी बारिश हुई और सारे संसार को संकट का अनुभव होने लगा तो कृष्ण के लिए गोवर्धन को ऊंचा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। कृष्ण के लिए अपनी दैवी शक्ति से बारिश को रोकना भी शायद मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ने वो रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने सभी ग्वाले को कहा, आओ भाई, जब तक तुम अपनी लकड़ी नहीं लगाओगे ना, तुम्हारी उंगली का हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये गोवर्धन टिकेगा वाला नहीं है। कृष्ण में सामर्थ्य कितना ही क्यों न था, लेकिन मैं होता कृष्ण के भीतर तो उंगली पर गोवर्धन उठा करके लोगों की रक्षा कर देते थे। लेकिन कृष्ण के भीतर मैं मर चुका था, हम जिंदा था, इसलिए ग्वालों को बुला करके उन्होंने उंगली पर, लकड़ी पर उनको खड़ा कर दिया। एक सामूहिकता का भाव, एक टीम स्पिरिट का भाव, और जिसी के कारण भगवान राम इतना बड़ा सामर्थ्य था। क्या वो राम से तो नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे बंदरों को, वानरों को, उनको ट्रेन किया। उसमें से किसी को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करवा दिया, किसी को डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग करवा दिया, सब प्रकार की ट्रेनिंग की। 14 साल यही काम किया, 14 साल तक यही काम किया, और जाकर के फिर ब्रिज बनाया। उन्होंने सब छोटे से छोटे शक्ति को जोड़ने का काम किया। ये उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। क्या हम इतनी बड़ी यात्रा को पार करना चाहते हैं तो छोटे से छोटे व्यक्तियों की शक्तियों को जोड़ने के लिए अपने आप को भीतर के, हमारे भीतर को विस्तृत कर सकते हैं क्या? हम औरों को हमारे साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं अगर इस काम को हमने किया तो परिणाम मिल सकता है। मित्रों, असेंबल होने से एकत्व का भाव नहीं आता है। हाथ को मिलाने से टीम नहीं बनती। जब तक दिल नहीं मिलते हैं तब तक टीम नहीं बनती है। दोस्तों, हमारा मिलन
हमारे मन के भावों से जोड़ता है क्या? हमारी आशा आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है क्या? हमारी जिम्मेवारियों का सेतु बनाता है क्या? अगर ये बनाता है तो मैं मानता हूं कि हम एक शक्ति बन सकते हैं, टीम बन सकते हैं, और वही टीम हमें परिणाम दे सकती है। उसी के कारण मित्रों, हम प्रयास करते चलें। कभी कभी एक निराशा का सूर अपने साथियों के साथ जब काम करते हैं तो आता है। कुछ लोग मिल ही जाएंगे, आप कोई भी योजना लेके आइए, नहीं यार नहीं हो सकता है, ठीक है सीएम साहब को ऐसी कमरे में बैठना है, क्या है बोल दिया, ऐसे थोड़ा होता है, नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं। मित्रों, घास की गंजी में जब आग लगे तब क्या करना चाहिए? घास का बहुत बड़ा ढेर है, उसमें आग लगे, क्या करेंगे? कॉटन का बहुत बड़ा ढेर पड़ा है और उसमें आग लगे, क्या करेंगे? क्या फायर ब्रिगेड जाकर के वहां पर पानी का छिड़काव करके रहेगा? वो भी एक रास्ता है। लेकिन समझदार आदमी क्या करेगा? अगर घास के बहुत बड़े ढेर में आग लगी है तो समझदार पहुंचकर उसमें से घास बाहर निकाल करके दूर ले जाएगा, जितना आग से बचा लिया जाए बचा लेगा। पानी छिड़कने बाद भी कुछ बचना नहीं है, या तो आग उसको खराब करेगी या तो पानी खराब करेगा। अगर कॉटन है, आग खराब करेगी या पानी खराब करेगा, समझदारी तो उसे है, उसको मैं उठा करके ले आऊं। अगर जिसके मन में ये भाव रहता है कि रास्ता खोजना है, वो रास्ता खोज के रहता है। कभी कभी हमको लगता है सब बिगड़ चुका है, सब क्या हुआ? गौतम बुद्ध आकर के गए, क्या हुआ? गांधी आकर के गए, क्या हुआ? महावीर आकर के गए, क्या हुआ? राणा प्रताप आकर के गए, क्या हुआ? शिवाजी आकर, छोड़ो यार, बड़े बड़े लोग आकर के गए, क्या होना है? नहीं होगा, मुझे मंजूर है दोस्तों, नहीं होगा। लेकिन कभी कभी एक छोटी चीज भी बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। एक बार एक नौजवान समुद्र तट पर यात्रा कर रहा था, जींस का पैंट था, बड़े बड़े बाल थे, अपनी एक मस्ती थी। यूं ही वो भटकने चला गया था, और भी लोग भटक रहे थे, और वहां उसने देखा कि स्टार फिश समुद्र के वेव के साथ किनारे पर आई, और वो जिंदा ज्यादा रह नहीं सकती है। हजारों की तादाद में स्टार फिश थी। ये बच्चा उठा करके उस स्टार फिश को पानी में डालता था। तो वहां कोई सज्जन गए, उन्होंने कहा, अरे यार तू क्या मेहनत कर रहा है, ये हजारों मर रहे हैं, तुम ये एक दो को अंदर पानी में डाल क्या करो, क्या फर्क पड़ेगा? उस बच्चे ने जवाब दिया, वो जवाब हम लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा दे सकता है। उसने कहा, मैं जानता हूं ये हजारों स्टार फिश है, जिसका मरना तय है, मैं उसको तो बचा नहीं सकता हूं, लेकिन जिसको मैंने पानी में डाला ना, उसकी जिंदगी में तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूं, और वही मेरा अंतिम आनंद का विषय हो सकता है। मित्रों, सब कुछ बिगड़ा होगा, लेकिन मैंने जिसके लिए किया उसका आनंद, वे मेरे जीवन का आनंद बन सकता है। ये अगर मेरे भीतर भाव रहा तो दुनिया बदल पाऊं या न बदल पाऊं, लाखों स्टार फिश मरने पर तुली हुई है, मैं उनको नहीं बचा पाता हूं, लेकिन एक स्टार फिश को पानी में डाल करके जिंदगी बचा सकता हूं। स्थितियों को बदले या ना बदले, स्टार फिश की जिंदगी को तो बदल सकता है। अगर ये भाव भीतर जगता रहा तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभी हम ये सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं इसको कभी अलग ढंग से सोच सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आप एक ब्रिज बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक अस्पताल बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक स्कूल बना रहे हैं, और कल्पना कीजिए कि आपने जो ब्रिज बनाया, आपने जो स्कूल बनाया, आपने जो अस्पताल बनाया, और कुछ ऐसा हो गया कि 40-50 साल के बाद कोई बड़ा अकस्मात हो गया और सब गिर गया, और उस समय आप ही का पोता उसमें मर गया। तब जाकर के आपको क्या विचार आएगा? आपको तुरंत उठेगा, अरे मैंने ऐसा कैसा ब्रिज बनाया, आखिरकार मेरे ही बच्चे को मरना पड़ा है, मैंने ऐसी स्कूल कैसी बनाई? अगर इस पल में देखूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, अगर आने वाले दिनों में मेरी भावी पीढ़ियों के काम आने वाली है, तो उसको बनाने का, उसके निर्णय की मेरी प्रक्रिया अलग होगी। लेकिन
मैं अभी 3 साल इस डिपार्टमेंट में हूं यार, 3 साल के बाद चाहे जो होगा होगा, ये भाव रहा तो मुझे कार्य का स्थायीकरण नहीं होता है, कार्य का स्थायी भाव पैदा नहीं होता है और कार्य में परिणाम लेने की प्रेरणा नहीं होती है। एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा कमाता धमाता था, उसके पास टीम भी बहुत अच्छी थी, टीम को पैसा वैसा भी बहुत देता था और टीम भी बड़ी कमिटेड थी उस कॉन्ट्रैक्टर के सारे कंस्ट्रक्शन के काम को, मकान बनाए काम लोग बड़ा जी जान से जुड़ते थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है यार अब बहुत हो गया, कितने साल काम करेंगे। तो उसके एक सुथार था कारपेंटर, उसको लगा कि भाई चलिए बहुत कमा लिया, अब छोड़े, अब बच्चों के साथ रहेंगे, मौज करेंगे। तो उसने मालिक को कहा कि भाई अब मुझे छुट्टी दे दो, मैंने बहुत सेवा की आपकी, अब मुझे छुट्टी दे दो। अब मैं तो एलटीसी पे जाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा लीव का जो तनख्वाह मिलता है वो भी मैं ले लेना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। उसको कॉन्टेक्ट करने कहा नहीं भाई रुको, इतने सालों से रहे हो, क्या है, कम काम करना लेकिन रहो, अपने परिवार के साथ ज्यादा घंटे देना। तो उसने कहा नहीं अब मेरा मन हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। अब मन नहीं लगता था काम में। महीने भर उस मालिक ने इंतजार किया, लेकिन उसको लगा कि अब इसका कोई मूड नहीं है। तो मालिक ने उस पर एक दिन बुलाया और उसको कहा कि देखो भाई तुमको जाना है जाओ, लेकिन एक काम करो, एक छोटा सा मेरा मकान बनाना है, आखिर में बना करके चले जाओ, एक काम पूरा करके जाओ। उसने कहा ठीक है अब आप कहते हैं। तो मरते मरते उसने उस काम को हाथ में लिया। उसको मालूम था अब रिटायर्ड होना है, छोड़ देना है, अब बेकार में सेठ उनको पकड़ के रखा हुआ है। उसने मकान अपना कच्चा पक्का जो भी काम करना था इधर उधर करके पूरा कर दिया, हल्का फुल्का करके उसने अपना बोझ में से मुक्त होने दिमाग में भर गया, तो बस घर जाना है, छुट्टी लेनी है, अब नौकरी नहीं करनी है। आखिर में मकान बनाने के बाद सेठ के पास गया, साहब लीजिए आपका मकान मैंने तैयार कर दिया है, अब मुझे छुट्टी दीजिए। तो सेठ ने कहा कि भाई तुमको छुट्टी देनी है, लेकिन ये जो मकान बनाया है वो तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। तो वो चौंक गया, अरे यार ये मुझे पहले बता होता तो कितना बढ़िया बनाता, ये मैंने जल्दबाजी में इतना ऊपर का काम कर दिया, अरे मुझे ही मिलने वाला होता तो मैं कैसा करता। भाइयों बहनों, हम भी ये पल हर पल सोते रहे, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं आज हमें नहीं तो कल हमारे परिवार वालों को कभी ना कभी काम आने वाला है, कभी ना कभी मेरे वारिस को काम आने वाला है। अगर ये भाव हमारे भीतर रहा, ये भाव हमारे भीतर रहा तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि चिंतन शिविर से जाते समय इसी एक भाव को लेकर के हम जाएंगे। इन दिनों एक बड़ी चर्चा हो रही है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल ने कोई ताज होटल का किस प्रकार से उन्होंने अपना ड्यूटी का पालन किया, उसका बड़ा नारा है। मैंने उसको वेबसाइट पे पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और हो सकता है आप लोग उसका उदाहरण भी देते हो। लेकिन मेरे भीतर से एक दूसरी कसक उठी कि हार्वर्ड स्कूल वालों को ये तो फुर्सत मिली कि ताज के अंदर उन लोगों ने क्या काम किया था उसका तो केस स्टडी किया और दुनिया के सामने रख दिया, लेकिन क्या कभी हमने 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया था, उस समय किसने काम किया, किसी ने केस स्टडी किया? मित्रों, मैं तो उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, मैंने देखा था, मैंने ऐसे बस के कंडक्टर देखे थे जिसकी मां भूकंप में मर चुकी थी, लेकिन वो भूकंप पीड़ितों को ले जाने के लिए बस की नौकरी पर चढ़ा हुआ था, मां के अग्नि संस्कार के लिए नहीं गया था। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे थे जिसका जवान बेटा मारा गया था, लेकिन वो भूकंप पीड़ित लोगों की सेवा में व्यस्त था। मैंने ऐसे लोग देखे थे कि जो अपने परिवार के पत्नी और बेटी मर चुकी हैं और जो लोग उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके डेड बॉडी को, वो जाकर के पूछता है कि आप थक गए होंगे, चाय ले आऊं क्या? जिस मिट्टी में ताकत है, इससे बड़ा केस स्टडी क्या हो सकता है? यही गुजरात के अपने कर्मचारी भाई, यही लोग भूकंप की उस आपदा के समय जिस प्रकार से जी जान से जुटे थे, क्या उससे बड़ी हमारे लिए कोई प्रेरणा हो सकती है क्या? मुझे कोई ताज होटल के केस स्टडी और हार्वर्ड स्कूल को पूछने के लिए जाने की जरूरत नहीं। मेरे अपने बगल में देखूं, मेरे 5, 5.5 लाख, 11 लाख भुजाएं ऐसी हैं, 5.5 लाख मस्तिष्क ऐसे हैं, 5.5 लाख हृदय ऐसे हैं कि जो पीड़ा के समय अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार। यही तो सामर्थ्य हो। मुझे याद है जब सुथार की बात मुझे कही आपको कि आखिर में जब उसको पता चला कि मेरा मकान है,
मुझे याद है भूकंप के समय कई हमारे यहां निर्णय हुए थे, कई नीतियां बनी थी, कई जीआर निकले थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन काम हो नहीं रहा था, काम में गति नहीं आ रही थी। अब हम नए नए आए तो हमने एक निर्णय किया था कि सभी सेक्रेटरीज को मैंने कहा कि आप भूकंप पीड़ित तहसील के इंचार्ज हो, आप ही वहीं के मुख्यमंत्री हो और जाइए वहां क्या करना चाहिए आप निर्णय कीजिए, मैं साइन कर दूंगा। मैंने ये कहा था। सारे अपने अधिकारी, उसमें से कई लोग यहां बैठे हैं आज, वे गए, कोई रापर गया, कोई बचाव गया, कोई अंजार गया, कोई समी गया, राधनपुर गया, और मैंने कहा कि आप फ्राइडे को वहां जाइए, मंडे को मुझे रिपोर्ट करना है और हर फ्राइडे सैटरडे संडे आपको उस भूकंप पीड़ित तहसील के अंदर काम देखना है आपको, यू आर अ फाइनल अथॉरिटी। पहली बार गए और मंडे को मैंने जब रिपोर्टिंग के लिए सबको बुलाया तो सब में सबकी एक ही आवाज थी कि साहब जीआर बदलना पड़ेगा, ये इससे तो काम नहीं होगा। किसने बनाया था? इन्हीं लोगों ने बनाया था, यही लोग थे जिन्होंने निर्णय बनाया था, इन्हीं लोगों ने नीतियां बनाई थी। लेकिन जब खुद धरती पर गए तो उनको पता चला कि इससे तो हम परिणाम ला नहीं सकते, तो मैंने कहा आप ही सोच करके नीतियां बदलो। और मित्रों, मुझे कहना है यही टीम का ओपननेस था कि खुद ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए सारे निर्णयों में परिवर्तन किया, और नतीजा यह हुआ कि नवंबर के फर्स्ट वीक में काम शुरू किया, और 26 जनवरी को जब एक साल पूरा हो रहा था, मैंने 24 जनवरी को दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को दिखा दिया था कि अब गुजरात भूकंप से बाहर आने के लिए शक्ति संपन्न हो गया है। एक छोटा सा भाव जिस पल वो गया वहां और उसको लगा कि ये तो मेरा काम ही अटक रहा है, सारे नियम और निर्णय बदल दिए गए। और निर्णय गलत किया, ऐसा नहीं, सिर्फ शॉर्टकट खोजने के रास्ते नहीं निकाले, नीतिगत परिवर्तन लाया। जिस पल पता चल जाता है कि मुझे करना है, अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। मित्रों, इस चिंतन शिविर से हम जा रहे हैं, तब मैं नहीं हम के भाव से हम नेतृत्व प्रदान करेंगे, हम तहसील टीम के अंदर नेतृत्व पैदा करेंगे, हम एक स्पिरिट पैदा करेंगे, टीम स्पिरिट पैदा करेंगे, हम पूरे तहसील को बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम इस प्रकार के भाव को लेकर के चलते हैं, मुझे विश्वास है मित्रों, तहसील की सरकार का कंसेप्ट भी सफल होगा, मिशन मंगलम भी सफल होगा, अर्बन चैलेंजेस को भी हम मीट करेंगे, हम नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। और मित्रों, यही तो भारत मां की सेवा मैं जो कर रहा हूं, हम लोग जिस काम में जुटे हुए हैं मित्रों, 21वीं सदी अगर हिंदुस्तान की सदी है तो 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने का दायित्व मेरे और आप पर है। अगर 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनानी है तो मेरे गुजरात को आगे बढ़ाना ये दायित्व हम सबका है। और यही हम भाव, यही संकल्प, यही गोल, यही मिशन, यही स्पिरिट, यही त्याग और तपस्या, यही प्रतिबद्धता, इसको लेकर के हम आगे चलेंगे। मैं मानता हूं हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।